हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट 1 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेसिकली जो है अपने मेटाबॉलिक पाथवेज को। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे अपने सिग्मिक एसिड पाथवे को। बाकी अगर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस यूनिट की बात करें ना, तो ये यूनिट हमारी वैसे देखा जाए तो काफ़ी छोटी सी है, क्योंकि इसमें हमें ना बेसिकली हम लोग बात करें तो हमें 3 मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में पढ़ना है। पहला हमारा सिग्मिक एसिड हो गया, दूसरा हमारा एसिडिटी पाथवे हो गया, एंड थर्ड हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड पाथवे हो गया। और उसके बाद इसका एक सेकंड छोटा सा पार्ट हमारा हो जाता है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों पार्ट के बारे में पढ़ना है। अब देखो, वैसे तो मैंने सोचा था कि ये जो पहला वाला पार्ट है इसको कंप्लीट सिंगल वीडियो में ही कवर कर देते, और हो भी जाता, कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये सिग्मिक एसिड पाथवे थोड़ा सा मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला पार्ट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। मतलब पिछले 5 से 6 सालों में हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, लॉन्ग में। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यूनिट काफ़ी छोटी सी है। ये दोनों पाथवे भी कल दोनों के दोनों आप लोग को पक्का देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, वही चीज़ है कि आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने मेटाबॉलिक पाथवे का बेसिक इंट्रोडक्शन और सिग्मिक एसिड पाथवे को देखेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में, तो ये मेटाबॉलिक पाथवेज आखिर क्या है। तो देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। तो देखिए, मेटाबॉलिज्म मतलब आप लोग समझ रहे हो कि जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही होती हैं, उन सभी को ही हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समझ चुके हो। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की बात अपने फार्माकोग्नोसी के अंदर करें, तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने प्लांट्स की मेटाबॉलिज्म को, यानी कि हमारे प्लांट के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होंगी उन सभी को हम लोग यहाँ पे अपनी फार्माकोग्नोसी में देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लांट के पर्सपेक्टिव से इसकी डेफिनेशन देखें, तो मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स रिफर्स टू ऑल द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन प्लांट सेल टू मेंटेन लाइफ, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो सिंपल सी बात है भाई कि जो हमारी प्लांट सेल है, ठीक है, उसकी मतलब कह सकते हो कि हमारे प्लांट्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उनकी ग्रो के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कि वो और ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो चुके हैं, वो हो सकें, ठीक है, इन सभी के लिए हमारी प्लांट सेल में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन चलती हैं, उन्हीं को हम लोग सिंपली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा देखें, तो जैसे बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री में देखा था, जैसे एक हमारा सबसे फेमस पाथवे आप लोगों ने जरूर देखा होगा, हमारा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस में भाई हमारा क्या होता था, जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो हमारे कह सकते हो इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होते होते एट लास्ट में हमारा क्या, किसमें, हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता था, है ना। अब देखिए, ये जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ये एट लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में, किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन पायरुवेट में कन्वर्ट होने से पहले ये किसमें किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो सबसे पहले हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर हमारा फ्रक्टोज, ठीक है, फिर हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और इन ये सारी चीज़ें क्या मिलते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा एक पाथवे बना देती है ना। मतलब अगर आप लोग देखें तो ये एक पाथवे बन गया कि हमारा इस तरीके से ही हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी हमें एट लास्ट में जाके हमारा पायरुवेट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये एक टाइप का पाथवे बन गया। तो वही चीज़ होता है मेटाबॉलिक पाथवे की। मेटाबॉलिक पाथवे इन प्लांट्स रिफर्स टू सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड बायोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब कि यही जो हमारे बीच बीच में जो भी मतलब कह सकते हो एक इंटरकनेक्टेड रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, वेयर अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, मतलब जहां पे हमारा कोई मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इनटू अनदर मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमारा जैसे कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कन्वर्ट होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल में थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब लेकिन इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, है ना, सिंपल है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जिसको आप लोग को देखना है, तो वो हमारा हो जाता है मेटाबोलाइट्स। अब ये क्या है, तो देखो ये भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। मेटाबोलाइट्स आर स्मॉल कंपाउंड्स that are intermediates or end product of metabolic process in living organism। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जब भी हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो चाहे वो हमारा एंड प्रोडक्ट हो, चाहे उसके बीच में हमारे जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हो, इन सभी को ही हम लोग यहाँ पे मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारे जो भी चीजें बनती हैं, जो भी कह सकते हो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, उन सभी को ही हम लोग यहाँ पे मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स की बात करें, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मेटाबोलाइट्स जो है 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब देखिए, ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, तो देखिए इसको ना थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए प्राइमरी, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट के पर्सपेक्टिव से, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट हमारे वो मेटाबोलाइट होते हैं जो कि हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर बेसिकली हम लोग बात करें तो प्लांट की, ठीक है, प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यानी कि कह सकते हो जो चीज़ें प्लांट को चाहिए ही चाहिए कि अपने उसकी ग्रो के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, वो होते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट। यानी इनके बिना प्लांट यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, इनके बिना प्लांट हमारे ग्रो नहीं कर सकते, उनके बिना प्लांट का हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हमारे सबसे नेसेसरी होते हैं, लेकिन किसके लिए? हमारे प्लांट्स के लिए। इस चीज़ को आप लोग समझना, ठीक है। और ये हमारे सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, मतलब ये हमारे किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, मतलब ठीक है कि इन्हीं से कह सकते हो हमारा कोई भी मेटाबॉलिज्म का पाथवे बेसिकली स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा शुगर्स, मतलब वही समझ लो, कार्बोहाइड्रेट समझ लो, ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये हमारे प्राइमरी मेटाबॉलाइट होते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, तो देखिए ये हमारे वो मेटाबोलाइट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। मतलब देखा जाए तो ये हमारे होते तो हैं, मतलब बनते प्लांट से ही हैं, लेकिन इनका प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। और ये हमारे जनरली बाई प्रोडक्ट होते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के, यानी कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारे ये बनते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये प्लांट के लिए तो जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए, और बेसिकली हम लोग बात करें तो जो हमारी फार्माकोलॉजिकल नीड होती है, यानी कि जो हमारी दवाओं की नीड होती है, उसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। मतलब ये हमारे फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं। मतलब इन्हीं से हमारी यहाँ पे जो भी कह सकते हो मतलब हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे जैसे एल्कलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, इन सभी से हमारी बहुत डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हमें ऑब्टेन होती हैं जो कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को ट्रीट करने में यूज की जाती हैं। मतलब ये प्लांट्स के लिए नहीं, लेकिन ह्यूमंस के लिए या फिर कह सकते हो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब फार्माकोलॉजिकली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन प्लांट में ये बहुत ही मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं। तो बस यही मेजर डिफरेंस होता है। और देखिए अगर हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो वही चीज़ें हमें क्या चाहिए भाई, हमें इन्हीं चीज़ों से मतलब है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली बात करें ना, तो इस पूरी फार्माकोग्नोसी में हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में पढ़ रहे होंगे, बस इतना जानो। इन्हीं के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, मतलब इनका यहाँ पे आइसोलेशन, प्रिजर्वेशन, इनका कंप्लीट, इनका कह सकते हो फैमिली, ठीक है, और इनकी, तो इनका कंप्लीट हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे पूरे फार्माकोग्नोसी 2 में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फार्माकोग्नोसी का भी इंट्रोडक्शन समझ चुके हो। और अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं अपने आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है सिग्मिक एसिड पाथवे। तो देखिए अगर हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि आपके सिलेबस में यहाँ पे हमारे 3 पाथवे आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को जो है अपने सिलेबस में 3 पाथवे को पढ़ना है, ठीक है। पहला सिग्मिक एसिड, दूसरा एसिडेट, और थर्ड हमारा अमीनो एसिड। अब ये दोनों हमारे देखा जाए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट तो वैसे होते भी नहीं है, ठीक है। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे समझना। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिग्मिक एसिड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इन दोनों को भी कल हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, बाकी आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो, चाहे हमारे सेमेस्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाथवे है। इसको आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए थोड़ा पहले हम लोग देख लेते हैं, वैसे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आएंगी, हम लोग जब पाथवे देखेंगे तभी आप लोग सब समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए सिग्मिक एसिड पाथवे की बात करें तो ये हमारा एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जिसमें हमारी क्या होती है, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें तो ये जो सिग्मिक एसिड पाथवे है ना, तो ये होता क्यों है, ये होता इसलिए क्योंकि इससे हमें मिलते हैं हमारे 3 कह सकते हो 3 हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो सिंपल सी बात करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे 3 अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। और ये 3 अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ट्रिप्टोफेन, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है टायरोसिन, और थर्ड हमारा होता है यहाँ पे फिनाइल एनालिन, ठीक है। तो ये तीनों हमें अमीनो एसिड ही हमें यहाँ पे इस सिग्मिक एसिड से देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें तो सिग्मिक एसिड का एंड प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे 3 अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। अब मेन चीज़ ये है कि इसका नाम सिग्मिक एसिड क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग सिग्मिक एसिड पाथवे को देख रहे होंगे तो बीच में हमें यहाँ पे एक कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसका नाम ही होता है हमारे यहाँ पे सिग्मिक एसिड, ठीक है। यानी कि बीच में इस मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब ये सिग्मिक एसिड इसका एंड प्रोडक्ट नहीं है, ना ही इससे स्टार्ट हो रहा है, बल्कि ये हमें यहाँ पे बीच में देखने को मिलता है। मतलब ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पे इसी के नाम पे सिग्मिक एसिड पाथवे पड़ गया, ठीक है। द पाथवे अकर्स इन प्लांट्स एंड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट इन एनिमल्स। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पाथवे हमारा
प्लांट्स में देखने को मिलता है, कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स या फिर बात करें ह्यूमंस की तो उनके अंदर हमारे ये पाथवे नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बाकी देखिए, अगर हम लोग इस पाथवे के कुछ की स्टेप्स की बात करें कि मतलब इसमें एक्चुअल में कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप्स जो कि इसके अंदर हो रहे होंगे, तो देखिए इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, मतलब कि जहाँ से हमारा पाथवे स्टार्ट होता है, तो ये हमारा पाथवे दो चीज़ों से स्टार्ट होता है। पहला होता है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और दूसरा हमारा होता है इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। अब देखिए, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद हो तो ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है ना, ये हमारा ग्लाइकोलिसिस का जो है कह सकते हो एक इंटरमीडिएट होता है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये देखो, ये जो हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे है ना, तो इसके 9th स्टेप पे, ठीक है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, तो एक देखिए, एक हमारा ये हो जाता है और दूसरा हमारा आ जाता है इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको देखना चाहो ना, तो इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे जो है एचएमपी शंट पाथवे में। अब एचएमपी शंट पाथवे भी आप लोग को याद होना चाहिए, हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एचएमपी शंट पाथवे हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो लास्ट में देखने को मिलता है हमारा इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, तो ये और हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये दोनों मिलके ही हमारा यहाँ पे सिग्मिक एसिड पाथवे स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, और देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये दोनों यहाँ पे मिलकर स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बीच में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा सिग्मिक एसिड। मतलब इसके थ्रू बहुत सारे हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं और उन्हीं इंटरमीडिएट्स में एक हमारा होता है सिग्मिक एसिड। देखिए, अभी आप लोग नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए, अभी हम लोग पूरा पाथवे देखेंगे, सब समझ जाओगे। ठीक है, और फर्दर रिएक्शंस की बात करें तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि सिग्मिक एसिड हमारा और भी ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब कि और भी हमारे कह सकते हो कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते होते हमारा फाइनली जो है 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन से? फिनाइल एनालिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये तीनों हमें यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में। तो देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आप लोग नाम लिख के आओगे तो काम नहीं बनेगा, आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 नंबर में हर बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए बस यही है कि अगर आप लोग को बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता आपसे, तो ठीक है, तो आप लोग नाम ही याद कर लेना एटलीस्ट। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि स्ट्रक्चर अगर आप लोग बना देते हो तो फिर आप लोग के पूरे 10 में 10 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप लोग को लगता है कि आप लोगों से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पहले तो हम लोग देखेंगे, आप लोग बहुत इजली हो सकता है समझ जाओ, लेकिन अगर फिर भी आप लोग को लगे तो एटलीस्ट नाम याद कर लेना। ठीक है, तो वही कम से कम उससे कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएंगे। बाकी देखिए, हम लोग यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, आई होप कि आप लोग जरूर इसको यहाँ पे समझ जाओगे। तो देखिए, जैसा हम लोगों ने बोला कि ये पाथवे हमारा स्टार्ट होता है हमारे इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हमारा कहाँ से आता है? ग्लाइकोलिसिस से। इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट हमारा कहाँ आता है? एचएमपी शंट से, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ट्रिपल पी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों से हमारा क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो देखिए ये दोनों जब मिलते हैं, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? हमारा DAHP। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये DHP है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हमारा होता है 3 डीऑक्सी, काफी लंबा होता है, 3 डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टुलोसिनिक एसिड 7 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो देखिए, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में DHP लिख देना, इतना बहुत है। तो यहाँ पे हमारा एंजाइम होता है DHP सिंथेस। सिंपल सी बात है कि हमारा DHP बनने वाला है तो DHP सिंथेस हो गया। ठीक है, सिंथेसिस होने वाली है। अब देखिए आप लोग ना इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, ये कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा। देखो इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट में हम लोगों ने क्या किया कि इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट में लाके हम लोगों ने इस वाले फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को जस्ट इसके ऊपर लाके रख देना है आप लोग को, और ये हमारा जो है DHP बन जाएगा। बस इसको थोड़ा सा आप लोग को उल्टा करके रखना है। देखिए कैसे करना है, ये देखो ये CH2, देखो ये जो CHO है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये CHO की यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखिए तो नीचे बिल्कुल सेम है ना, यहाँ पे देखिए CH2OP। अच्छा यहाँ पे ये P क्या है, तो देखिए ये P हमारा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, जो कि हमारे यहाँ पे जनरली जो है इसका होता है H2PO3। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें देखिए ये DHP को हम लोग देखें तो ये देखिए ये CH2OP सेम है, ठीक है, CHOS सेम है, CHOS सेम है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा O के साथ हमारा एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हमारा CHOS हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हमारा बिल्कुल उल्टा है ना, ये देखिए ये CH2, ठीक है, और फिर ये डबल बॉन्ड O थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O इस C की बजाय हमारा ऑक्सीजन के साथ आ गया, और ये जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है ये हमारे यहाँ से रिलीज हो गया, और उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा ये COOH। ठीक है, तो कितना सिंपल है, बस आप लोग को ये दोनों याद कर लिया, इसको जस्ट इसको उल्टा करके और थोड़ा सा ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड लगा के आप लोग को लिख देना है बस। ठीक है, देखिए हम लोग थोड़ा सा इसी तरीके से देखेंगे ताकि आप लोग को याद हो जाए चीजें, है ना।
अब देखिए ये डीएचपी क्या होगा, अब ये डीएचपी का होगा हमारा साइक्लाइजेशन, मतलब कि कुछ नहीं, देखिए ये होगा क्या कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होने पे क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसको अगर आप लोग देखिए तो ये देखिए ये COH है ना, ये COOH, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड O हमारा OH, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी रिलीज हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हमारा CH2, ठीक है, तो देखिए ये हमारा CH2 हो गया, ठीक है, CH2, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है CH2, उसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे CH2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे CHOH, तो देखिए CHOH, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए CHOH, और फिर यहाँ पे देखिए CHOH। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल बॉन्ड यहाँ से रिलीज हुआ था वो यहाँ आपके अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ पे मतलब इस OH की जगह हमारा डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद हमारा CH2, और उसके बाद यहाँ पे भी हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होकर हमारा OH आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री अगर आप लोग समझ रहे हो तो ये समझ रहे होगे, बाकी नहीं समझ रहे हो तो इतना दिमाग मत लगाओ, इसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। ये 3-डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइक्लाइजेशन होकर ये कन्वर्ट हो जाता है 3-डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड में। तो ये स्ट्रक्चर, बस ये स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लो, ठीक है, किसी तरह। अब यहाँ पे आप लोग को बस थोड़े थोड़े से चेंजेस करने हैं, बाकी आगे सब बनता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आप लोग को क्या करना है, इस 3-डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड में आप लोग को सबसे पहले हमारा यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा। तो देखिए वाटर जब रिलीज होगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से OH, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखिए जब हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, और H के साथ, ठीक है, तो हमारा H2O रिलीज हो गया, और यहाँ पे हमारा देखिए जब हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं 3-डिहाइड्रोसिग्मिक एसिड, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे 3-डिहाइड्रोसिग्मिक एसिड आ गया। अब यहाँ पे फाइनली यहाँ पे इससे बन जाएगा हमारा सिग्मिक एसिड, और यहाँ पे हमारा एंजाइम आ जाएगा सिग्मेट डिहाइड्रोजिनेस। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, बस एक छोटा सा चेंज करना है। ये जो डबल बॉन्ड O है ना, इसकी जगह आप लोग को यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के और हाइड्रोजन ला के अटैच कर देना है, यानी कि इस डबल बॉन्ड O को यहाँ पे OH बना देना है। तो देखिए ये कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बस इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया, और इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया है ना, इस OH को हटा के और डबल बॉन्ड लगा दिया। तो देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये दोनों आप लोग को ऐसे याद हो जाएंगे, है ना। अब ये सिग्मिक एसिड का हम लोग क्या करेंगे, ये सिग्मिक एसिड का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो OH ग्रुप है ना, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल के और हम लोग यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लाके अटैच कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल से देखिए इसमें कुछ नहीं, इस सिग्मिक एसिड में बस हम लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, और हमारा फॉस्फेट ग्रुप लाके अटैच कर दिया, और ये जो हमारा न्यू स्ट्रक्चर बना इसको हम लोगों ने बोल दिया सिग्मिक एसिड 3-फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। तो सिंपल सी बात है, सिग्मिक एसिड 3-फॉस्फेट। यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ, सिग्मेट काइनेस, ठीक है। देखो काइनेस, जब भी आप लोगों को काइनेस एंजाइम देखने को मिले, इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होना होता है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होना होता है। और ये फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से, ये आया हमारा ATP से, यानी ATP कन्वर्ट हो गया ADP में, और इसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे इसको दे दिया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे बाकी सब चीज़ें सेम रहने देंगे, और यहाँ पे इस सिग्मिक एसिड 3-फॉस्फेट में हम लोग फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, यानी देखिए ये जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको लाके अटैच कर देंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा देखिए कैसे अटैच करना है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन पे, ठीक है, हम लोगों ने हाइड्रोजन को हटा के और हमारे ये लाके अटैच कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे यहाँ पे देखिए इस OH से हमारा H, ठीक है, और ये जो हमारा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है यहाँ से OH, ठीक है, तो ये दोनों मिलके वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा सिंपली बन जाएगा 3-इनॉल पायरुविल सिग्मिक एसिड 5-फॉस्फेट, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे हमारा इनॉल यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हमारा अटैच हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 5 पोजीशन पे हमारा सिग्मिक फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा बस आप लोगों को दिमाग लगाना है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों को इस ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे चेंजेस करने हैं, हमारा फॉस्फेट ला के अटैच करना है, फिर हम लोग को इस वाले ऑक्सीजन पे चेंजेस करने हैं और हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ला के अटैच करना है, ठीक है। तो बस, और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हमारा फाइनली जो है ये जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा पूरा ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हमारा बन जाएगा कोरिस्मिक एसिड, ठीक है, और एंजाइम हमारा हो जाएगा कोरिस्मेट सिंथेस। और यही देखिए बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कह सकते हो प्रीकर्सर होता है कोरिस्मिक एसिड या फिर इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसका स्ट्रक्चर आप लोग को याद कर लेना है। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा ये जो फॉस्फेट ग्रुप था ये निकल गया, और यहाँ पे जब ये निकल गया, ठीक है, तो हमारा बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए हमारा डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ चला गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कोरिस्मिक एसिड से, अब देखिए अभी ये कंटिन्यूड है, ठीक है, मतलब ये इसके आगे चलेगा। अब इस कोरिस्मिक एसिड से देखिए क्या होगा, अब ये कोरिस्मिक एसिड हमारा यहाँ पे डिफरेंट पाथवे के थ्रू, ठीक है, तो एक पाथवे के थ्रू ये हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एंथ्रालिनिक एसिड में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए
यहाँ पे जब ये हमारा एंथ्रालेनिक एसिड सिंथेज की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एंथ्रालेनिक एसिड में। अब देखिए ये एंथ्रालेनिक एसिड में देखिए क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा COH है तो देखिए ये तो सेम ही है, बस यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इसकी सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप आके अटैच हो गया, जो कि हमारा बेसिकली हमारा अमीन है, जो कि ग्लूटामेट से आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला पूरा ग्रुप था, ठीक है, इनॉल पायरुवेट, ये हमारा पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पूरा अलग हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे हमारा सिंपली जो है NH2 ग्रुप आके अटैच हो जाता है, और यहाँ पे ये OH भी रिलीज हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एंथ्रालेनिक एसिड तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग ऐसे याद कर लो। और देखिए एक हमारा दूसरे पाथवे के थ्रू ये हमारा कोरिस्मेट म्यूटेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है प्रीफेनिक एसिड में। मतलब समझिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस इसको आप लोग समझ गए तो सब समझ गए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें देखिए ये तो पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है, बस इसमें हुआ क्या, ये जो हमारा ये वाला ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ की बजाय यहाँ आके अटैच हो गया। देखिए इस COH के बगल में आके ये वाला ग्रुप यहाँ आके अटैच हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब चेंजेस करके देखिए, जैसे ये CH2, ठीक है, और ये C, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देना है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय यहाँ शिफ्ट कर देना है, और ये COH, ठीक है। तो सिंपल बस यही ग्रुप आपको यहाँ ला के अटैच कर देना है। तो ये हो गया प्रीफेनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये दोनों क्या करेंगे, अभी जो एंथ्रालेनिक एसिड है, ठीक है, तो ये हमारा कह सकते हो 2-3 इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होने के बाद हमारा फाइनली बना देगा हमारा ट्रिप्टोफेन, जो कि हमारा एक अमीनो एसिड है। तो देखिए हमारा एक अमीनो एसिड हमें मिल जाता है एंथ्रालेनिक एसिड से डायरेक्टली, ठीक है, ट्रिप्टोफेन। मतलब डायरेक्टली नहीं होता, इसमें हमारे 2 इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और इसमें हमारा क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं, हमारा फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट और सेरीन, ठीक है। तो ये दोनों से कंबाइन होकर हमारा फाइनली ये बन जाता है ट्रिप्टोफेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा अमीनो एसिड हमें मिल गया है ट्रिप्टोफेन। अब इसका स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें समझाने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे प्रीफेनिक एसिड की बात करें तो ये प्रीफेनिक एसिड हमारा यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा फर्दर जो है 2 अलग अलग पाथवे के थ्रू हमारा कन्वर्ट होगा हमारे। देखिए पहले ये क्या होगा, पहले इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन। देखिए अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कि यहाँ से देखिए, यहाँ से ये COO चला जाएगा, ठीक है, और डिहाइड्रेशन का मतलब कि यहाँ से OH और यहाँ से H, ठीक है, H2O चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा न्यू स्ट्रक्चर बना फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए इसमें हमारा ये COOH गायब हो गया है ना, और उसके बाद हमारे ये OH ये भी गायब हो गया, सिंपल सी बात है। और एक दूसरा पाथवे के थ्रू क्या होगा कि हमारा डिहाइड्रोजनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारा COO डीकार्बोक्सिलेशन है ना, ये चला गया। देखिए इसमें आप लोग देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए क्या हुआ, इसमें सिर्फ हमारा ये COOH गायब हो गया। तो देखिए COOH में क्या क्या हमारा डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये दोनों अलग हो गए, यानी कि हमारा सिंपली ये COOH अलग हो गया, और यहाँ पे ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। देखिए इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे OH नहीं है तो यहाँ पे OH है। तो यहाँ पे OH कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, और बाकी तो सेम ही है, तो फिनाइल पायरुविक एसिड। तो देखिए इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये प्रीफेनिक एसिड हमारा यहाँ पे डी कार्बोक्सी, अगर इसमें ये COOH और OH ये दोनों हट जाते हैं तो हमारा ये बन जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड। और अगर हमारा सिर्फ COOH हटता है, ठीक है, ये OH रहता है, तो ये हमारा बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। बहुत ही सिंपल है, 4 हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि हमारे ये 4th पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे दोनों का हमारा रिडक्टिव ट्रांसअमीनेशन होगा। रिडक्टिव ट्रांसअमीनेशन का मतलब कि देखो, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, तो देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है, हट गया, और यहाँ पे ट्रांसअमीनेशन यानी अमीन ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन हटा और NH2 आके अटैच हो गया, बस इतना सा चेंजेस हुआ है। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड O हटा है और NH2 आके अटैच हो गया है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे यहाँ पे फिनाइल एलानिन में, जो कि हमारा दूसरा अमीनो एसिड होता है। और ये वाला हमारा किस में कन्वर्ट होगा, जब इसका रिडक्टिव ट्रांसअमीनेशन होगा, यानी यहाँ पे भी सेम चीज होगी, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O हटेगा, NH2 आके अटैच होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा टायरोसिन में। बस ये होता है हमारे यहाँ पे सिग्मिक एसिड पाथवे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे फाइनली हमारा देखने को मिलता है ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ जो है देखने से समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप लोग को नहीं समझ में आने वाला, आप लोग को इसको कई बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये याद करना है तो कई बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करने से ही याद होगा, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम पे यही चीज़ की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, ऐसा इसमें समझाने वाला ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। आप लोग को देखिए इसमें कुछ लोग ऐसे ट्रिक बताते हैं, ठीक है, कि ये हुआ वो हुआ, बट ट्रिक से क्या मतलब, ट्रिक से कुछ नहीं याद होता है। आप लोग को बस मेन चीज़ें याद करनी है, उसमें आप लोग को ये याद करना है ना कि देखिए इसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं, इसमें हमें यहाँ पे OH हटाना है, इसमें नहीं हटाना है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, और ये कैसे बैठेगा, जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितनी बार आप लोग लिखोगे उतनी
उतनी बार आप लोग को याद हो जाएगा। और अपने दिमाग में बैठाना है कि यहाँ पे क्या करना है, मतलब जैसे आप लोग जब प्रीफेनिक एसिड से ये बनाओगे तो इसमें आप लोग को दिमाग लगाना होगा ना कि यहाँ पे एक में OH हटाना है, एक में OH नहीं हटाना है, ठीक है। जब OH नहीं हटेगा तो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। और OH मतलब OH हट जाएगा तो ये होगा, और OH नहीं हटेगा तो ये होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें बस आप लोग को बार बार याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा होती नहीं है। तो बाकी आई होप कि आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है। और ये था हमारे यहाँ पे सिग्मिक एसिड पाथवे। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। लैंग्वेज आप लोग को यहाँ पे नोट्स में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे मिलते हैं अपने एसीटेट पाथवे और हमारे अमीनो एसिड पाथवे के साथ। बाकी तब तक के थैंक यू सो मच।